प्यारे विद्यार्थियों, न्यू राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसलपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम प्योर साइंस में आनुवांशिकता के नियम का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 और 2 हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 3 में मेंडल द्वारा जो क्रॉस करवाए गए थे, पार्ट 2 में आपको मैंने एक संकर क्रॉस बताया था, उस पर आधारित मेंडल के 2 नियम, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, इसके बारे में आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे द्विसंकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस पर आधारित मेंडल का नियम। देखिए इधर द्विसंकर क्रॉस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस। अब द्विसंकर क्रॉस क्या होता है? जैसे आपने एक संकर क्रॉस पढ़ा, उसमें अपन ने पढ़ा कि जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है और जो संतति प्राप्त होती है तो वो एक संकर क्रॉस कहलाती है। आज हम पढ़ रहे हैं द्विसंकर क्रॉस, तो आपको याद रखना है कि इसमें अपन लक्षण 2 जोड़ी लेते हैं, तो परिभाषा वही रहेगी कि 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाकर नई संतति प्राप्त करना द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। तो परिभाषा क्या हुई द्विसंकर क्रॉस की कि 2 जोड़ी विपर्यासी, मैंने बताया था जिसमें प्रभावी हो रहा है प्रभावी दोनों हो, उसको अपन बोलते हैं विपर्यासी या युग्म विकल्पी। 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाकर नई संतति प्राप्त करना द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। ध्यान दीजिए इधर, इसमें जो नर युग्मक होते हैं, नर युग्मकों को क्षैतिज पंक्ति में, कौन सी पंक्ति में? क्षैतिज पंक्ति में, और मादा युग्मकों को सीधी पंक्ति में प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो युग्मक बनते हैं नर और मादा, तो जो नर युग्मक है उनको क्षैतिज पंक्ति में रखते हैं अपन, और मादा युग्मकों को सीधी पंक्ति में रखा जाता है। ये सारा काम, ये जो क्रॉस करवाया जाता है वो पनेट वर्ग में होता है। कौन से वर्ग में? पनेट वर्ग। पनेट एक वैज्ञानिक का नाम था जिसने द्विसंकर क्रॉस करवाकर उसने एक पतंग के समान संरचना बनाई जिसे अपन बोलते हैं पनेट वर्ग। तो आपको जो क्रॉस करवाना है वो पनेट वर्ग के अंतर्गत ही करवाना है। तो आपको याद रखना है द्विसंकर क्रॉस में कौन सा वर्ग काम में लेते हैं अपन? पनेट वर्ग। अब ध्यान दें, जैसे एक संकर क्रॉस में अपन ने फिनोटाइप और जीनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात निकाले थे, इसी प्रकार इसमें आपको याद रखना है कि द्विसंकर क्रॉस का लक्षण प्रारूप या जिसको अपन बोलते हैं फिनोटाइप अनुपात जो होता है वो होता है, याद रखना आपको, 9:3:3:3:1। ये भी मैं आपको निकाल के बताऊंगा। 9:3:3:3:1 ये कौन सा अनुपात होता है? लक्षण प्रारूप या इसको फिनोटाइप अनुपात कहते हैं। द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? 9:3:3:3:1। अब द्विसंकर
क्रॉस का जीन प्रारूप, ये आपको ध्यान देना है, जीन प्रारूप या जिसको अपन जीनोटाइप अनुपात जो होता है द्विसंकर क्रॉस का, वो याद रखना है क्या होता है, 1:2:2:4:1:1, ये आपको ध्यान देना है, 1:2:1। इसको कैसे याद रखेंगे आप, 12:24:12:1 कितना होता है, 12:24:12:1। इन दोनों को जोड़ने पर 16 आ जाना चाहिए, जैसे 9, 3 और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो बराबर टोटल 16 लक्षण प्राप्त होंगे। इसमें भी टोटल 16 लक्षण प्राप्त होते हैं। इन सबको जोड़ने पे योग जो आएगा वो 16 आएगा और इन सबको जोड़ने पे भी योग क्या आएगा, 16। तो एक संकर क्रॉस द्विसंकर क्रॉस का जो लक्षण प्रारूप होता है 9:3:1 होता है, और जो द्विसंकर क्रॉस का जीन प्रारूप या जीनोटाइप होता है वो होता है 1:2, 2:4, 1:2, 1:2:1। तो आपको सीधे से याद रखना है 12:24:12:1, 12:24:12:1। अब ये द्विसंकर क्रॉस किस प्रकार से मेंडल ने करवाया, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्रॉस करवा कर देखना है। तो अपन द्विसंकर क्रॉस के लिए 2 जोड़ी लक्षण लेंगे। अब वो 2 जोड़ी लक्षण किस प्रकार लेंगे, इधर देखेंगे सर। तो मेंडल ने क्या किया, 2 जोड़ी लक्षण लिए। आर का मतलब राउंड और वाई का मतलब येलो, यानी गोल पीले बीज। तो यहां पे आप बताएंगे गोल पीले बीज, यानी प्रभावी लक्षण है। गोल प्रभावी होता है मटर में और पीला रंग प्रभावी होता है। इसका क्रॉस करवा दिया उसने, स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई। देखिए गोल पीले बीज, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, झुर्रीदार हरे बीज। ये प्रभावी लक्षण हो गया और ये क्या हो गया, अप्रभावी लक्षण। इनको अपन कह देंगे जनक। क्या बोल देंगे इनको, जनक। दोनों के बीच क्रॉस होगा तो आप सबको पता है कि पहले अपन कौन सी पीढ़ी प्राप्त करेंगे, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में एक लक्षण इधर से लेंगे, एक लक्षण इधर से आएगा, एक लक्षण इधर से आएगा, एक लक्षण इधर से आएगा। तो इसमें से क्या आएगा, कैपिटल आर, इसमें से क्या आएगा, स्मॉल आर, इसमें से क्या आएगा, कैपिटल वाई, और इसमें से आ जाएगा स्मॉल वाई। ये अपने को कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई, तो यहां पे लिखेंगे आप F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी में अपन स्वपरागण या स्वनिषेचन करवाते हैं, स्वपरागण या स्वनिषेचन। अब आप सबको पता है जब भी स्वपरागण या स्वनिषेचन करवाया जाता है तो उसमें युग्मकों का क्या होता है, निर्माण। तो सबसे पहले इधर अपन क्या बनाते हैं, युग्मक बना लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और युग्मक आपको सही रूप से बनाने हैं, युग्मक जो बनेंगे उसके आधार पर ही पूरा क्रॉस होगा। तो युग्मक बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इधर पहले आप दोनों आर को लिखेंगे, बड़े को और छोटे को, फिर आप दोनों आर को लिखेंगे, बड़े को और छोटे को। तो पहले अपन दोनों आर लेंगे, फिर अपन दोनों आर लेंगे। इसमें पहले अपन बड़े वाई को लेंगे और बाद वाले में छोटे वाई को लेंगे। तो दोनों में यहाँ पे क्या लगा देंगे, बड़ा वाई, यहाँ पे भी बड़ा वाई। इन दोनों आर में क्या लगा देंगे, छोटा वाई और छोटा वाई। ये क्या बन गया अपने पास, युग्मक बन गया। ठीक है, युग्मक बनने के बाद में अपन पनेट वर्ग बनाएंगे। कौन सा वर्ग बनाएंगे, पनेट वर्ग, जो पतंग के समान होता है, ये आपको ध्यान देना है। इसको अपन बोलते हैं पनेट वर्ग। यहां पर अपने बना लिया पनेट वर्ग। यहां पे अपने को 16 खाने बनाने हैं, 1 2 3 और 4 खाने हो गए। इसके बाद में 4 इधर बना लेंगे, 1 2 3 और 4।
अब क्या करेंगे, इधर लेंगे अपन, ये पनेट वर्ग हो गया। कौन सा वर्ग है ये, पनेट, जिसमें नर और मादा दोनों को रखा जाता है युग्मकों को। तो इधर अपन नर युग्मक ले लेंगे और इधर कौन से ले लेंगे, मादा। तो ये आपने 4 युग्मक जो बनाए हैं, इन चारों को एक बार इधर लिखना है, एक बार इधर। तो पहले अपन इधर नर के लिखते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, और फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी प्रकार से इधर भी लिखना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। हो गया। अब अपन करवाते हैं इसका क्रॉस। तो पहले ये वाला जो है फर्स्ट वाला इन सब से क्रॉस होगा, इसके बाद में ये वाला इन सब से क्रॉस होगा, फिर ये वाला इन सब से क्रॉस होगा, और ये वाला सबसे क्रॉस होगा। तो पहले इसका और इसका क्रॉस अपन करवाते हैं, इसका और इसका। तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। इसका फिर इसका करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर, उसके बाद में स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। इसका और इसका करवाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ध्यान देना, पहले हमेशा जब तक बड़ा लक्षण आ रहा है उसको बड़े को पहले लिखेंगे, छोटे को बाद में लिखेंगे। अब इसका और इसका करवाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये इन चारों से क्रॉस हो गया। अब इसको और इसको करवाते हैं, तो इसको करवाएंगे तो पहले बड़े को लिखेंगे अपन, बड़ा आर छोटा आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। इसके बाद में इसको करवाएंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसके बाद में इसको करवाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके बाद में इसको करवाएंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए इधर इसको इससे क्रॉस करवाएंगे, क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको करवाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके बाद में इसको करवाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसके बाद में इसको करवाएंगे, क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये भी हो गया। अब इसके बाद में इसको इससे करवाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके बाद में इसको स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके बाद में इसको कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसके बाद में इसको स्मॉल आर वाई। जब ये सारे छोटे आ जाएंगे लास्ट में तो आपको समझ जाना है कि आपका क्रॉस क्या है, सही है। अब अपन इसका लक्षण प्रारूप देखें। लक्षण प्रारूप, या जिसको अपन बोलते हैं फिनोटाइप अनुपात। वो कितना आता है, 9:3:3:3:3:1। अब इसका अपन जीन प्रारूप या जीनोटाइप अनुपात देखें, वो कितना आएगा, 1:2:4:1:2:1:1, यानी 12:24:12:12:1। ये इसका आता है कौन सा, जीन प्रारूप अनुपात। और लक्षण प्रारूप कितना आता है, 9:3:3:3:1। अब इसमें ध्यान दें, जो 9 आ रहे हैं वो है गोल पीले बीज, यानी 9 लक्षण कैसे बनेंगे, गोल पीले बीज वाले। इसके बाद में 3 लक्षण झुर्रीदार पीले बीज। उसके बाद में 3 लक्षण गोल हरे बीज। और जो लास्ट में आपको यहाँ पे जो प्राप्त हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, तो आप बताएंगे झुर्रीदार हरे बीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्विसंकर क्रॉस। और ये जो आपको पीडी प्राप्त हुई है वो पीडी क्या कहलाएगी, F2 पीडी।
तो इस क्रॉस को आपको ध्यान से करवाना है। अधिकतर एग्जाम में ये क्रॉस पूछा जाता है। इसका लक्षण प्रारूप अनुपात और इसका जीन प्रारूप अनुपात यानी फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों आपको याद रखने हैं। अब मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस करवाया, इस पर केवल एक नियम दिया और वो नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब वो नियम क्या होता है, ध्यान से देखें इधर। देखिए इधर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो मेंडल का तीसरा नियम था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जैसे आपने पृथक्करण का नियम पढ़ा था, तो पृथक्करण में नाम से पता चल गया था कि लक्षण पृथक पृथक प्रकट होते हैं। इसमें आपको बताना है लक्षण कैसे प्रकट होंगे, स्वतंत्र रूप से प्रकट होंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब दो विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो प्रत्येक लक्षण व कारक स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। अर्थात लंबे पौधे अलग प्रकट होंगे और बौने पौधे अलग प्रकट होंगे, तथा एक लक्षण का दूसरे लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी लंबे पे बोने का कोई प्रभाव नहीं होगा और बोने का लंबे पे कोई प्रभाव नहीं होगा। दोनों लक्षण जो है वो स्वतंत्र रूप से प्रकट होंगे। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कि जब दो विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो प्रत्येक लक्षण या कारक स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं या प्रकट होते हैं, तथा एक लक्षण का दूसरे लक्षण पर या एक कारक का दूसरे कारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए, मैंने आपको बताया था मेंडल ने 3 नियम दिए थे, 2 एक संकर क्रॉस पे प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, और दूसरा नियम दिया, तीसरा नियम जो दिया वो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो द्विसंकर क्रॉस पर आधारित था। जिससे प्रभाविता के नियम का अपवाद था अपूर्ण प्रभाविता, पृथक्करण के नियम का कोई अपवाद नहीं था, इसलिए उसको अपन युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। इस नियम का अपवाद है, यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सहलग्नता। आपसे पूछा जाता है मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद क्या होता है, तो आपको बताना है सहलग्नता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिंकेज। अब सहलग्नता क्या होती है, ध्यान दो। जब एक ही गुणसूत्र पर, ध्यान देना आपको परिभाषा, जब एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन एक साथ दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, जब एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन एक साथ दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं तो वे जीन सहलग्न जीन कहलाते हैं। कौन से जीन कहलाते हैं, सहलग्न। सहलग्न का मतलब साथ लगकर, तो एक ही गुणसूत्र पर स्थित जो जीन है, बहुत सारे जीन होते हैं एक गुणसूत्र पर, जब वो एक साथ दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं तो उन जीनों को तो कहते हैं अपन सहलग्न जीन, तथा इनकी ये विशेषता सहलग्नता
कहलाती है। क्या कहलाती है? सहलग्नता। तो आपको याद रखना है मेंडल के स्वतंत्र अफ्यून के नियम का अपवाद क्या है? सहलग्नता। कि जब एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन एक साथ दूसरी पीढ़ी में चले जाएं तो उन जीनों को तो कहते हैं सहलग्न जीन, और उनकी ये विशेषता क्या कहलाती है? सहलग्नता। क्या कहलाती है? सहलग्नता। अब आगे देखेंगे ये मेंडल के आनुवांशिकता के जो नियम थे वो कंप्लीट तीनों नियम, और जो 2 क्रॉस करवाए थे मेंडल ने, एक संकर और द्विसंकर, वो भी आप पढ़ चुके हैं। अब अपन एक विशेष टॉपिक है आनुवांशिकी में, ध्यान दी इधर, सहप्रभाविता। सहप्रभाविता, तो सहप्रभाविता बहुत इंपॉर्टेंट है। सहप्रभाविता कहते किसको है? तो आप बताएंगे कि जब प्रभावी और अप्रभावी, जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण साथ साथ अपना गुण प्रकट करें, प्रभावी भी करे और अप्रभावी भी। तो बताएंगे आप जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण साथ साथ अपना गुण प्रकट करें तो उसे अपन कहते हैं सहप्रभाविता। जैसे मानव के रुधिर वर्ग हैं वो सहप्रभाविता के सबसे उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इस पे अपन क्रॉस करके भी समझाएंगे। जो क्रॉस आपने अपूर्ण प्रभाविता में किया था वही क्रॉस आपको यहाँ करवाना है। वहाँ अपने लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प लिए थे, यहाँ पे अपन पुष्पों के स्थान पे पशु लेंगे। ठीक है, अब देखिए इधर सहप्रभाविता। सहप्रभाविता में जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण साथ अपना गुण प्रकट करे, अपना गुण प्रकट करे तो उसे सहप्रभाविता कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं अपन? सहप्रभाविता। इसमें एक तो आप सहप्रभाविता का जो उदाहरण है वो बता सकते हैं। मानव के रुधिर वर्ग, सहप्रभाविता का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो है मानव के रुधिर वर्ग। उसके अलावा पशुओं में त्वचा का रंग। अब ध्यान दे इधर, क्रॉस आपको वही करवाना है। इसमें कैसे बताया गया कि जब लाल त्वचा वाले पशुओं का क्रॉस, पशु या अपन इसको बोल सकते हैं मवेशी, क्या बोल सकते हैं? मवेशी का क्रॉस सफ़ेद त्वचा वाले मवेशियों से करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी मवेशी कैसे प्राप्त होंगे? सभी मवेशी चितकबरे, यानी ना तो लाल होंगे और ना ही सफ़ेद। कैसे प्राप्त होंगे? चितकबरे प्राप्त होंगे। जब F2 के लिए अपन क्रॉस करवाएंगे, F1 पीढ़ी के बीच अपन जब क्रॉस करवाएंगे तो F2 पीढ़ी में
F2PD में अनुपात हो जाएगा जो अपूर्ण प्रभाविता में आता है 1:2:1, यानी एक तो अपने को कैसा प्राप्त होगा, शुद्ध लाल, 2 चितकबरे और 1 सफ़ेद, यानी पुष्पों के रंग के स्थान पर अपन पशुओं की त्वचा का रंग ले लेंगे। यानी अपूर्ण प्रभाविता वाला क्रॉस ही आपको इसमें करवाना है। तो अपूर्ण प्रभाविता में अपन ने पुष्प लिए थे, लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प, इसमें आपको पशुओं की त्वचा का रंग लेना है या मवेशियों की त्वचा का रंग लेना है। क्रॉस वैसा का वैसा होगा। देखिए इधर यहाँ पे अपन ने ले लिया कैपिटल R, यानी यहाँ पे लिख दें लाल मवेशी, क्रॉस करवा दिया यहाँ पे स्मॉल r, सफ़ेद मवेशी या पशु, ये जनक हो गए। क्रॉस वैसा ये F1PD में क्या आपको पता है, एक लक्षण इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, कैपिटल R, स्मॉल r। ये कौन सी पीढ़ी हो गई, F1PD। और यहाँ पे लिखेंगे सभी मवेशी कैसे प्राप्त होंगे अपने को, चितकबरे। सभी मवेशी कैसे प्राप्त होंगे, चितकबरे। अब आगे देखिए, अब इसमें अपन स्व निषेचन करवाएंगे। स्व निषेचन होगा तो क्या बनेंगे, युग्मक। वही युग्मक बनाने आपको R और R। वैसा का वैसा एक क्रॉस है अपूर्ण प्रभाविता में जो करवाया था, यहाँ पे लिख देंगे अपन युग्मक। अब क्रॉस करवा कर देख लेते हैं। तो यहाँ पे बना R और R, यानी ये कैसा बना, शुद्ध लाल। इसका क्रॉस किससे करवाएंगे, इससे, कैपिटल R, स्मॉल r। ये कैसा बना, चितकबरे बन गए। यहाँ पे इसका क्रॉस इससे करवाएंगे, स्मॉल r। यहाँ भी क्या बनेंगे, चितकबरे। और यहाँ पे करवाएंगे स्मॉल r, यहाँ पे सफ़ेद, शुद्ध सफ़ेद। अनुपात हो जा रहा है, एक तो बन रहा है अपने पास शुद्ध लाल 1:2, कौन से बन रहे हैं, चितकबरे 2, 1 बन रहा है सफ़ेद। तो अनुपात हो जाएगा 1:2:1। तो ये आपकी सह प्रभाविता के बारे में आपको बताना है। वैसा का वैसा क्रॉस है जिसने आपने अपूर्ण प्रभाविता में करवाया था, वहाँ पे अपन ने पुष्प लिए थे, यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे, मवेशी ले लेंगे। अब आगे देखिए, बहुविकल्पी अलील मैंने आपको बताया था, युग्म विकल्पी, विपर्यासी या एलिलोमॉर्फ, ये सब इसी के नाम है, ठीक है, जिसमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण प्रकट हो या दोनों उपस्थित हो। बहुविकल्पी का मतलब है कि एक जीन के कई विकल्प होते हैं, एक जीन के कई विकल्प होते हैं। इसमें आप मानव के जो रुधिर वर्ग बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं, इसका उदाहरण देके आपको उसको समझाना है। तो ध्यान से देखिए, जैसे अपन मानव की बात करें, मानव में रुधिर वर्ग किस प्रकार बनते हैं। तो आपको पहला तो ध्यान रखना है कि मानव के रुधिर वर्ग जो बनते हैं वो बनते हैं आरबीसी की सतह पर। कहाँ बनते हैं, आरबीसी की सतह पर। इस आरबीसी की सतह पर एक जीन होता है, उसको बोलते हैं आई जीन। कौन सा जीन होता है, आई जीन। मानव में रुधिर वर्ग कहाँ बनते हैं, आरबीसी की सतह पर। आरबीसी की सतह पर कौन सा जीन पाया जाता है, आई जीन। इस आई जीन के 3 विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं, 3 विकल्प होते हैं। वो विकल्प कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आई ए, एक होता है आई बी और एक होता है आई ओ। ये 3 विकल्प होते हैं। अब संतान में किस प्रकार से रक्त समूह बनता है, माता और पिता के द्वारा कैसे बच्चे का रुधिर वर्ग निर्धारित होता है, इसकी सारणी आपको ध्यान से देखनी है। और बहुत ही इजी चीज़ है कि कैसे रुधिर वर्ग बनते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि रुधिर वर्ग कहाँ बनते हैं, आरबीसी की सतह पर। आरबीसी की सतह पर कौन सा जीन पाया जाता है, आई जीन। और आई जीन के कितने विकल्प होते हैं, 3, आई ए, आई बी और आई ओ। अब ध्यान से देखिए, इधर एक इंडेक्स बना के मैं आपको समझा रहा हूँ।
इंडेक्स से पहले आप सभी को पता है कि मानव में ABO प्रकार का रक्त समूह पाया जाता है, यानी मानव में 4 रक्त समूह होते हैं। एक तो A, एक होता है B, एक होता है AB और एक होता है O। ये 4 रक्त समूह होते हैं जिसकी खोज लैंड स्टीनर ने की थी। अब देखिए किस प्रकार से रक्त समूह बनते हैं, माता पिता से संतान में कैसे रक्त समूह बनता है। यहाँ पे अपन लिखेंगे जनक फर्स्ट, माता या पिता में से कोई भी हो सकता है। जनक फर्स्ट से एलील, यहाँ पे लिख देंगे जनक सेकंड से अलील। यहाँ पे हो जाएगा जीनोटाइप और यहाँ पे हो जाएगा संतति का रक्त समूह। अब ध्यान से देखना है आपको, जैसे पहले नंबर पे मैं बात करूं, मान लो जनक फर्स्ट से या माता से आ गया अपने पास IA और पिता से भी आया IA, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा IA और IA, यानी रक्त समूह कौन सा बनेगा बच्चे का, तो आप बता देंगे रक्त समूह कौन सा बनेगा A। कौन सा बनेगा A। दूसरा बात करें अपन, माता से आ गया IA और पिता से आ गया IB, तो कौन सा बनेगा जीनोटाइप क्या होगा इसका IA IB, तो रक्त समूह कौन सा बन गया AB। कौन सा बनेगा AB। ठीक है। तीसरा देखें, जनक फर्स्ट से या माता से आ गया मान लो IB और पिता से आ गया A, तो जीनोटाइप क्या होगा इसका IB और IA, तो रक्त समूह कौन सा बन रहा है AB। फिर से AB बन गया। अब देखिए इधर नंबर 4 पे जनक फर्स्ट से आ गया जैसे IA और जनक सेकंड से आ गया IO। अब आपको ध्यान रखना है जीनोटाइप क्या होगा IA और IO, तो आपको ध्यान देना है जब भी सिंगल O आए तब रुधिर वर्ग यही बनेगा, कभी भी O नहीं बनेगा। O कब बनेगा जब दोनों जनक से क्या आए O आए, तो इसका रक्त समूह बच्चे का क्या बनेगा O नहीं बनेगा, क्योंकि O एक ही है, दोनों में O होगा तो ही रक्त समूह O बनेगा। तो रक्त समूह क्या बनेगा A। रक्त समूह क्या बनेगा A। अब नंबर 5 पे अपन देखें, जैसे IB और यहाँ से आ गया IO, तो जीनोटाइप क्या होगा IB और IO। रक्त समूह कौन सा बनेगा, A की तरफ O है तो रक्त समूह क्या बनेगा B। अब बात करें नंबर 6, इधर से आ गया IB और इधर से भी आ गया IB, तो जीनोटाइप क्या होगा IB और IB, यानी बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा B। लास्ट एक और देखिए, यहाँ पे आ गया IO, फर्स्ट से माता से और पिता से आ गया IO, दोनों तरफ O आ रहा है, तो यहाँ पे जीनोटाइप क्या हो जाएगा IO और बच्चे का रक्त समूह क्या बनेगा O। तो इस प्रकार से मानव में रक्त समूह बनते हैं जिनका नियंत्रण RBC पर पाए जाने वाले I जीन के 3 विकल्पों IA, IB और IO के द्वारा होता है। तो आनुवांशिकता के नियम और जेनेटिक्स के जो टॉपिक थे मेन वो अपने सब कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में अपन दूसरा नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।